हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जर्नी विद कुमार गौरव। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स अदर हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करिएगा तो हम लोग दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक विस्तार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग खिलजी वंश को समाप्त करके तुगलक वंश स्टार्ट किए थे और उसमें गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल को देख लिए थे। आज हम लोग फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को देखेंगे। आज हम लोग तुगलक वंश को समाप्त कर देंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट से भी सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो इस तरह का वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करिएगा तो इसका मूल नाम जो था वो उलुग खां था। क्या था? उलुग खां था। और यह 1325 से 1351 तक दिल्ली का गद्दी पर शासन करता है। कब से कब तक करता है? 1325 से 1351 तक यह दिल्ली का गद्दी पर शासन करता है। और मध्यकालीन भारत में जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, उन सब में से ये सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा योग्य शासक थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्या थे? यानी आप कह सकते हैं ये विद्वान शासक थे। इनके दरबार में जैन संत जिंग प्रभासूरी रहा करते थे। कौन रहा करते थे? जैन संत जिंग प्रभासूरी रहा करते थे। और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए थे। जैसे हो गया ये 200 ग्राम के सोने का सिक्का चलाया था। 200 ग्राम के सोने का सिक्का चलाया था। कितना ग्राम का? 200 ग्राम का सोने का सिक्का चलाया था, जिसे इबन बतूता दिनार कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इबन बतूता दिनार कहते हैं। और 140 ग्राम का चांदी का भी सिक्का चलवाया था। क्या किया था? 140 ग्राम का चांदी का सिक्का चलाया था, जिसे अदली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अदली कहा जाता था। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो एग्रीकल्चर लैंड को, कौन सा लैंड को? एग्रीकल्चर लैंड का एक रजिस्टर तैयार करवाया था। क्या करवाया था? रजिस्टर तैयार करवाया। एग्रीकल्चर लैंड का है तो कृषि योग्य भूमि का क्या करवाया था? एक रजिस्टर तैयार करवाया था। और यह कई सुधार काम भी किए थे, जैसे कि हो गया राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और खुरासान का अभियान, और कराचिल का अभियान, और दुआब की खेती इत्यादि। ये सब ये मतलब कि सुधार काम किए थे ये सब। उसके बाद 1351 में, कब? 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद फिर दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक बैठता है, जो कि हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मोहम्मद बिन तुगलक के जितना भी फैक्ट हम लोग जाने उसको एक एक करके नोट करते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग दे दीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका मूल नाम क्या था? उलुग खां था। इनका मूल नाम क्या था? उलुग खां। इनका मूल नाम उलुग खां था। क्या था? उलुग खां था। अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उलुग खां था। इसका मूल नाम क्या था? उलुग खां था। और इसका अगर शासनकाल पूछेगा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल पूछेगा तो इसका शासनकाल हम लोग क्या लिखेंगे? इसका शासनकाल पूछेगा तो 1351 से ये 1325 से 1351 तक था। क्या था इसका शासन का? 1325 से
1351 तक था। इसका शासनकाल कब से कब तक था, यह याद रखना है, 1325 से 1351 तक। और ये जो एक थे क्या थे, विद्वान शासक थे। यह विद्वान शासक था। जिसके दरबार में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैन संत, कौन सा संत, जैन संत थे। जिंग प्रभासूरी जो थे वो क्या थे, जैन संत थे। जैन संत जिंग प्रभासूरी रहा करते थे। मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा विद्वान शासक कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, सबसे ज़्यादा विद्वान शासक थे। इनके दरबार में जो है जैन संत जिंग प्रभासूरी रहा करते थे। कौन रहा करते थे, जिंग प्रभासूरी रहा करते थे। इन्होंने 200 ग्राम के सोने का सिक्का चलाया था। इन्होंने क्या किए थे, 200 ग्राम का सोने का सिक्का चलाया था, जिसे इब्न बतूता दिनार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इब्न बतूता दिनार कहते हैं। इन्होंने 200 ग्राम का सोने का सिक्का चलाया। जिसे इब्न बतूता दिनार कहते हैं। जो 200 ग्राम का सोने का सिक्का था उसे क्या कहते थे, इब्न बतूता दिनार कहते थे। और एक 140 ग्राम का चांदी का सिक्का चलाया था। 140 ग्राम का चांदी का सिक्का भी चलाया। जिसे अदली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे अदली कहा जाता है। तो ये दोनों भी याद रखना। एक तो 200 ग्राम का सोने का सिक्का चलाए थे जिसका नाम क्या था, दिनार कहते थे। और 140 ग्राम का चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम क्या था, अदली था। और आगे नोट करिएगा, तो इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान थे जिसने एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्टर तैयार करवाए थे। क्या करवाए थे इन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा दिल्ली का प्रथम सुल्तान थे जिसने क्या किए थे,
एग्रीकल्चर लैंड का रजिस्टर तैयार करवाए थे। मतलब कृषि योग्य भूमि जो था उसका क्या करवाए थे, ये इन्होंने एक रजिस्टर तैयार करवाए थे। ये रजिस्टर तैयार करने वाले प्रथम सुल्तान थे दिल्ली का। क्या थे? प्रथम सुल्तान थे। इन्होंने कई सुधार कार्य भी किए थे। इन्होंने कई सुधार कार्य भी किए थे। सुधार काम भी किए, जिसमें राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान का अभियान, कराचिल का अभियान, एवं द्वाब की खेती इत्यादि। सबसे पहले तो ये क्या किए थे, एग्रीकल्चर लैंड के रजिस्टर कराने वाले प्रथम सुल्तान थे, रजिस्टर तैयार करने वाले प्रथम सुल्तान थे। और इन्हें कई सुधार काम भी किए थे, जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मतलब सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन इन्होंने नहीं किए थे। और खुरासान अभियान, कराचिल का अभियान एवं द्वाब की खेती, ये सब प्रमुख कुछ इसका सुधार थे। इसके बाद जो है 1351 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1351 में क्या जाता है? अरे 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक बैठता है। कौन बैठता है? फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठता है। जो कि 1351 ईस्वी से 1351 से कब तक? 1388 तक शासन करता है। फिरोज शाह तुगलक कब से कब शासन किए? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो
1351 से 1388 तक शासन किया। तो हम लोग अब थोड़ा सा फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग दे दीजिए, फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग किसका शासनकाल देखेंगे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। एक हेडिंग दे दीजिएगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। यदि फिरोज शाह तुगलक का बात करिएगा तो ये कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा थे। अब फिरोज शाह तुगलक तो जो थे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने रजिया को खराज से अलग कर दिया था। किससे अलग कर दिया था? रजिया को खराज से अलग कर दिया था। अब ये रजिया और खराज क्या है? रजिया और खराज की बात करिएगा, सॉरी रजिया नहीं, जजिया होगा। जजिया एक कर था जिसको खराज से अलग कर दिया। खराज क्या था? वो भू राजस्व का कर था। भू राजस्व का कर था जिससे अलग किसको कर दिया? जजिया को। और जजिया क्या था? जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता है। जैसे कि उस समय जो मुसलमान समाज में जो रहते थे गैर मुस्लिम लोग, उससे ये कर लिया जाता था। कौन सा कर? जजिया कर। और ये जजिया कर जो है सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों से मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया? ये बनो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिया गया था। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो फिरोज शाह तुगलक जो है फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा थे। ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा थे। फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने जजिया को खराज यानी भू राजस्व से अलग कर दिया। इन्होंने शासन के तुष्टीकरण का भी सृजन किया। क्या किया? शासन के तुष्टीकरण का भी सृजन किया, जिसका मतलब क्या होता था? जो लोग जिस चीज़ से खुश रहते थे उसको उसी चीज़ से खुश किया जाता था। क्या किया जाता? जो लोग जिस चीज़ से खुश रहते थे उसको उसी से खुश किया जाता था, जिसके कारण इनका पतन होने भी लगा। क्या होने लगा? जिनके कारण इनका पतन भी होने लगा। इन्होंने क्या किए थे? शासन के तुष्टीकरण का सृजन किया, जिसका मतलब होता है मतलब कि जो लोग जिस चीज़ से खुश होते थे
उसे उसी से खुश किया जाता था। उसको क्या किया जाता था, जो लोग जिस चीज़ से खुश होते थे उसी से खुश किया जाता है, जिसके कारण इनका पतन होने लगा। जिसके कारण इनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। आगे चलकर 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है 1388 में? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर क्या होता है, तेरह सौ 88 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तेरह सौ 88 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके मृत्यु के बाद कौन इसके गद्दी पर बैठता है? तो इसका जो उत्तराधिकारी था वो तुगलक शाह था। कौन था इसका उत्तराधिकारी? तुगलक शाह था। लेकिन तुगलक शाह जो थे वो अच्छे समय तक और बेहतर शासक नहीं बन सके थे। वो क्या कहते, अच्छे समय तक और बेहतर शासक नहीं बन सके थे, जिसके कारण बाद में ये नसरुद्दीन महमूद और अबू बकर थोड़े थोड़े समय तक के लिए शासक बने थे। क्या बने थे? थोड़े थोड़े समय के लिए शासक बने थे। उसके बाद फिर हुमायूं भी शासक बनता, और फिर बाद में फिर नसरुद्दीन महमूद जो है फिर से शासक बनता। और इसी नसरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। कहाँ पर? दिल्ली पर, जिससे दिल्ली सल्तनत की बुनियाद हिल जाती है। क्या होती है? दिल्ली सल्तनत की बुनियाद हिल जाती है और सैयद वंश का स्थापना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। आगे चलकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो उत्तराधिकारी था कौन था? तुगलक शाह था। कौन था? तुगलक शाह था। तुगलक शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। इसके बाद इसलिए दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठता है? तुगलक शाह। लेकिन तुगलक शाह अच्छे समय तक और बेहतर शासक नहीं बन पाता। वो बेहतर शासक नहीं बन पाता। जिसके कारण थोड़े थोड़े काल के लिए कौन बनते हैं शासक? एक तो नसरुद्दीन महमूद और अबू बकर नहीं बन पाता, जिसके कारण नसरुद्दीन महमूद एवं अबू बकर थोड़े थोड़े काल के लिए क्या बनता है? शासक बनता है।
क्या होता है, वो जो फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन है, तुगलक शाह है, और वो एक बेहतर शासक नहीं बन पाता, जिसके कारण क्या होता है, नसरुद्दीन महमूद और अबू बकर जो है थोड़े थोड़े काल के लिए शासक बनता है। कौन बनता है, नसरुद्दीन महमूद और अबू बकर। इसके बाद कौन शासक बनता है, इसके बाद हुमायूं भी शासक बनता है। कौन बनता है शासक, हुमायूं। इसके बाद हुमायूं भी शासक बनता है। फिर बाद में कौन बन जाता है, नसरुद्दीन महमूद ही फिर से बन जाता है। फिर बाद में नसरुद्दीन महमूद फिर से शासक बन जाता है। यानी हुमायूं के बाद कौन बनता है, फिर से नसरुद्दीन महमूद फिर से शासक बन जाता है। और इसी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में, पूछेगा कब, 1398 में क्या हुआ था, तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था, 1398 में तैमूर लंग का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में, इसी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में महमूद के शासनकाल में तेरह सौ अंठानवे में, कब, 1398 में क्या हुआ था, दिल्ली पर तैमूर लंग का आक्रमण होता है। आक्रमण होता है जिससे दिल्ली सल्तनत की बुनियाद हिल जाती है। और एक नए वंश का नींव रखा जाता है। नींव रखा जाता है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है सैयद वंश। क्या है, जिसका नाम है सैयद वंश, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, यानी अगले वीडियो में देखेंगे। मतलब हुमायूं के बाद कौन बनता है शासक, नसरुद्दीन महमूद फिर से बन जाता है शासक। और इसी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में, कब, 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, कैमूर लंग का आक्रमण होता है। उसके बाद इससे क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत की बुनियाद हिल जाती है और एक नए वंश का नींव रखा जाता है जिसका नाम क्या था, सैयद वंश, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप लोग जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पर लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।